बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी ऑडिट के हवाले से कि ऑडिट क्या है, कैसे होता है। आज हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि ऑडिट में मज़ीद क्या क्या चीज़ें आती हैं। लास्ट क्लास के हवाले से कोई सवाल है किसी का? चलें, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात वहीं से शुरू होगी कि सर सबसे पहले ऑडिट की दुनिया में कौन आया। ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले, अब हम बोल सकते हैं सर, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, तीन लोग आए। वो तीन लोग कौन से थे सर? सबसे पहले तो आया शेयर होल्डर, उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद ऑडिटर। ठीक है, ये तीन लोग आए। फिर साल खत्म होने के बाद मैनेजमेंट ने क्या बनाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस बेसिस पर? आईएफआरएस की बेसिस पर। और ये सारे काम करने के बाद क्या वो डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास ले गया? नहीं। ये सारे काम करने के बाद वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाकर ऑडिटर के पास लेके कि काइंडली इसको वेरीफाई कर दो। ऑडिटर ने इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के लिए उसने क्या ऑब्टेन किया? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और फिर वो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपने साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपने साथ ये सारी चीज़ें लेकर वो कहाँ पहुँच गया? शेयर होल्डर के पास। और उसे क्या दे दी? ऑडिट रिपोर्ट, जिसे हमने कहा रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ये बात समझ से यहाँ तक कोई सवाल, इसमें कोई बात समझ ना आई हो कि सर कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। अगला काम अब हम करने चलेंगे कि सर मुझे एक बात बताएं कि सर दुनिया में पहले शेयर होल्डर आया, मैनेजमेंट आया, ऑडिटर आया। तो जब कोई ना कोई दुनिया में आ रहा है तो इनमें से किसी ना किसी की कोई ना कोई जिम्मेदारियां भी आ रही हैं साथ में। जिम्मेदारियां भी आ रही हैं। तो जब जिम्मेदारियां आ रही हैं तो सर पहले किसकी जिम्मेदारी आई? दुनिया में सबसे पहले आया कौन? शेयर होल्डर। लेकिन क्या शेयर होल्डर बिजनेस में है? वो तो सर घर पे बैठ के प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस में देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कौन आया? मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट आया ना, तो फिर हमें ऑडिट कहता है कि यार कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्योंकि दुनिया में पहले कौन आया है? बिजनेस में पहले कौन आया है? मैनेजमेंट। तो इस वजह से मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहले हम जिम्मेदारियां पढ़ेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कुछ खास नहीं है, सारी वही हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट बिजनेस कर रही है। जब मैनेजमेंट बिजनेस कर रही है तो बिजनेस करने के लिए उसको क्या बनाने हैं? हमने लास्ट क्लास में समझा था सर इंटरनल कंट्रोल्स। हमने समझा था इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? एक छोटी सी रिवीजन करें अगर हम। सर कारोबार कर रहे हैं तो डिफरेंट रिस्क आएंगे, डिफरेंट मसले आएंगे, उनको ख़त्म करने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल्स लगा रहे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सर, नीचे आप अलहमद में आते हैं सर दानियाल के पास और कहते हैं मुझे तो एडमिशन लेना है ऑडिट के। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी फीस है लेट से 20,000 रुपये। सर दानियाल ने आपसे 20,000 रुपये लिए, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। सर ने और स्टूडेंट, क्या हुआ दोनों के बीच में? एक बात तय हुई कि सर आपको हम दे रहे हैं कितने? 20,000 रुपये। और आप हमें बदले में क्या देंगे? ऑडिट की क्लास में बैठने की इजाज़त देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लाओ पैसे, तो ऊपर जाकर ऑडिट सर मुझे पढ़ा रहे हैं, जाकर बैठ जाओ। तो बात खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ?
सर अगले दिन आप आए क्लास लेने के लिए तो आपको सर दानियाल ने रोक लिया, अरे रुको, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, तुमने तो पैसे ही नहीं दिए। तो सर एक मसला आया, एक रिस्क आया मेरी जिंदगी में कि सर शायद शायद ऐसे स्टूडेंट जिसने पैसे दे दिए हैं उसको भी हम क्लास ना लेने दें, उसको हम क्लास ना लेने दें। तो एक रिस्क जिंदगी में आया तो इसके लिए कुछ करना है। सर दूसरा मसला, सर हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में जाके बैठ जाए जिसने पैसे नहीं दिए, ये दूसरा मसला आ गया। इन मसलों को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाए। जरा गौर कीजिएगा, बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं। तो क्या इंटरनल कंट्रोल लगाए फिर सर दानियाल ने? सर दानियाल ने बोला कि स्टूडेंट आएगा मुझे पैसे देगा, जैसे ही वो मुझे पैसे देगा मैं उसको पेमेंट रिसीट बना दूंगा कि मैंने तुम्हारे पैसे रिसीव कर लिए हैं। और किया आपने, जब आप पैसे देते हैं तो सर आपको एक पर्चे पे लिख के देते हैं कितने पैसे दिए, किस डेट को दिए, किस बच्चे ने दिए, और नीचे उसकी एक कार्बन कॉपी भी होती है। तो एक कार्बन कॉपी वो आपको दे देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं। अब एक मसला तो सर आपका हल हो गया। अगर कोई स्टूडेंट आया और सर दानियाल ने उसे रोका कि तुमने तो पैसे नहीं दिए, तुम कहाँ जा रहे हो क्लास ले लें, तो उसको सर दानियाल को उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर ये देखें मेरी पेमेंट रिसीट, मैंने पैसे दे दिए हैं, आप भूल गए शायद। सर दानियाल ने कहा ओ सॉरी सॉरी, जाओ जाओ ले लो क्लास। तो ये वाला रिस्क आपने खत्म कर दिया। सर दूसरा मसला, सर शायद कोई ऐसा बच्चा आए और जाकर ऑडिट की क्लास में बैठ जाए जिसने पैसे नहीं दिए, अब क्या करें? तो फिर सर दानियल ने एक और कंट्रोल लगाया कि जब भी कोई स्टूडेंट क्लास की तरफ जाने लगेगा मैं उससे पेमेंट रिसीट मांग लूंगा। तो अब जिसने पैसे दिए होंगे उसके पास ये पेमेंट रिसीट होगी, और जिसने नहीं दिए होंगे उसके पास कोई पेमेंट रिसीट नहीं होगी। जिसने पैसे नहीं दिए होंगे उसके पास कोई पेमेंट रिसीट नहीं होगी। तो इस तरीके से सर दानियाल ने दूसरा मसला भी हल कर दिया। ये था आपके पास इंटरनल कंट्रोल की एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। और ये क्यों किया मैनेजमेंट ने? ताकि वो अपने बिजनेस को एफिशिएंटली चला सके, बिजनेस करने के लिए। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली जो जिम्मेदारी अराइज होती है ना, वो क्या है? टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स। ये बात समझ में आई? मतलब सिर्फ कंट्रोल्स बना दें, डिजाइन करके छोड़ दें, नहीं नहीं सर। सर क्या उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है? बिल्कुल आपने उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना है। एंड द थर्ड थिंग कि क्या आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इंटरनल कंट्रोल्स हो भी रहे हैं, एप्लीकेबल नहीं हो रहे? क्या पता सर दानियाल शायद पेमेंट रिसीट ही ना बनाते हो कुछ टाइम बाद, तो सर आपने ये चेक करना है कि कंट्रोल बना दिया, उसे इम्प्लीमेंट भी करवा दिया कि सब करेंगे, फिर आप उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करें कि क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी, ठीक है। इसके बाद ये सारे काम करने के बाद पूरा साल खत्म हो जाएगा। साल के आखिर में आप बनाने आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखेंगे कि आपने कितना पैसे कमाए, क्या हुआ। अब आपने क्या करना है? दूसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विथ, क्या अपनी मर्जी से बना ले? जवाब दें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्या अपनी मर्जी से बना ले हम लोग, जैसे दिल चाहे एफएस बना लें, या कोई वजह, कोई क्राइटेरिया एफएस बनाने का? इन अकॉर्डेंस, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे? आईएफआरएस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, करंटली वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास अभी हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से आईएफआरएस चल रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विथ आईएफआरएस। तीसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की क्या है? मैनेजमेंट की तीसरी जिम्मेदारी है प्रोवाइड ऑल इन्फो, ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। सर क्या मतलब एफएस बना लिए तो क्या एफएस बनाकर शेयर होल्डर्स के पास जा रहे थे आप? नहीं सर, आप एफएस बनाने के बाद किसके पास जा रहे थे? ऑडिटर के पास के काइंडली इसका ऑडिट कर लो कि ये सही बनी है या नहीं बनी। ऑडिटर उसके ऊपर क्या ऑब्टेन कर रहा था? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस।
तो फिर तीसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की आती है कि आपके पास जब ऑडिटर आएगा आपसे चीज़ें मांगने के लिए कि काइंडली बताएं आपने क्या किया पूरे साल, कैसे किया, तो आप उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दें। ये तीन जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की। सबसे पहली, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स। दूसरी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है आपने इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तीसरी जिम्मेदारी, आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर तक पहुंचानी है। और ये तीन जिम्मेदारियां करने के बाद मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों से पूरा हो जाएगा। अब आपने जब यहाँ पे बोला कि आपने ऑडिटर को दे दी है सारी चीजें, तो अब अगली जिम्मेदारी किसकी आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं? अब सर ऑडिटर की जिम्मेदारियां राइज होंगी। सर ऑडिटर की एक इकलौती जिम्मेदारी तो हमने उसके कंधों पर डाली है, वो क्या है? ऑडिटर का काम क्या है? सर ऑडिटर का काम है ऑडिट करना। क्या बताया था मैंने? ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना। ये वाली बात याद है? हमारी डिस्कशन हुई थी कि ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना? कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी। ये है ऑडिटर की जिम्मेदारी। तो मुझे बताएं ऑडिटर की जिम्मेदारी में क्या लिखूं? मैं लिखूंगा ऑडिटर की जिम्मेदारी में टू ऑब्टेन, जरा ध्यान से सुनिएगा इस वाली चीज को, रीजनेबल अश्योरेंस, to obtain reasonable assurance, which is the high level of assurance, but not absolute assurance. बिकॉज ये खतरनाक बात है, यहां से अगली चीज का आगाज हो जाएगा आपकी। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। सर क्या मतलब, जरा समझें क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्या करना। अभी मैंने ये जुमला लिखा, अब हम इस जुमले के ऊपर बहस करेंगे। सर ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्या करना? अश्योरेंस ऑब्टेन करना। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वेरीफाई करना, किसी चीज को अश्योर करना कि जो दिख रहा है क्या वो है सही या नहीं है। दैट इज सिंपली अश्योरेंस। आसान लफ्जों में लिखूं, वेरीफाई करना। ठीक है। ये जो चीज आई है रीजनेबल अश्योरेंस, क्या मतलब? जैसे दिल चाहे अश्योरेंस दे दूं? नहीं, अश्योरेंस की कुछ टाइप्स हैं। अश्योरेंस की कुछ टाइप्स हैं सर। सबसे पहली टाइप है अश्योरेंस की एब्सोल्यूट अश्योरेंस। दूसरी टाइप है रीजनेबल अश्योरेंस। और तीसरी टाइप है लिमिटेड अश्योरेंस। क्या मतलब है इन तीनों का, जरा समझिएगा। सर एफएस बनाई आपने, एक एफएस बना लेते हैं, एक काम करते हैं। आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने नहीं बनाई सॉरी, मैनेजमेंट ने बनाई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस। ऑडिटर एफएस नहीं बना सकता। ऑडिटर एफएस का ऑडिट करेगा, बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। इस बात को कहीं जहन में लिख लें। तो एक एफएस है आपके पास, अज्यूम करते हैं उसमें रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए का, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है लेट से 70 रुपए की, 30 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 5 रुपए के, कुछ एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं 10 रुपए के, और आपके पास प्रॉफिट आ रहा है लेट से 15 रुपए का। ठीक है। तो सर आपने कहा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है सर ये 100 का मतलब 100 है। जरा समझिएगा, ये एफएस है। और शर्त क्या है ऑडिट की? ऑडिट का काम क्या है कि ये वेरीफाई करना है कि क्या ये एफएस
आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी। एफएस कहता है कि रेवेन्यू है 100 रुपए, और जब मैंने आईएफआरएस 15 खोला, आईएफआरएस 15 अभी आप लोग एफआर 2 पे पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया है उनको समझ आ रहा होगी ये वाली बात कि आईएफआरएस 15 कहता है कि रेवेन्यू 100 रुपए का होना चाहिए। आपने कहा सर 100 रुपए का है, 100% वेरीफाई किया है मैंने, बिल्कुल ठीक है ये। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 70 रुपए की होनी चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ सेल को जरा थोड़ा सा याद करें। ओपनिंग आता है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं, वो भी इंक्लूड करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर आप इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग। ऑनलाइन वाले साथ हैं या सो गए? फिर आप इसमें से क्लोजिंग माइनस कर देते हैं और आपको ये कॉस्ट ऑफ सेल का नंबर मिल जाता है। मुझे बताएं, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी बेसिस पे होती है? सर ये आईएफआरएस अप्लाई होता है कौन सा? क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है? IS2। रेवेन्यू के लिए IFRS 15। मैं स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूं कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज होते हैं। फिर सर ये सारे काम करने के बाद आपने निकाला कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 70 रुपए की, ग्रॉस उठा गया 30 रुपए का। सर सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं आप लोग? सर आपने पढ़ा था कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है उसी में हो, जिसमें अक्रू हुआ है वही हो। तो ये सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, क्या ये सारे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आपने यहाँ ये वेरीफाई किया, आपने क्या किया यहाँ? वेरीफाई किया। इसी एडमिन एक्सपेंस में आ रहा होगा इंटरेस्ट की पेमेंट, क्या वो इंटरेस्ट सही से रिकॉर्ड हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हम ये चेक कर लेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बोरोइंग कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज होनी चाहिए थी और मैंने उसको एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया? ये चीज वेरीफाई करना ऑडिटर का काम है। तो आपने ये सब वेरीफाई किया और आपने कहा सर 100% ठीक है, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। कि आपने बोला सर 100% सब कुछ ठीक है, तो ये कहलाती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। फिर आपने कहा कि सर मैंने ऑडिट किया और मैंने देखा कि यार रेवेन्यू मुझे लग रहा है 100 रुपए का सही है, मुझे लग रहा है 70 रुपए का सही है, मुझे लग रहा है 5 रुपए का सही है। ये जो आपने बोला ना कि सर मैंने देखा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की और मुझे लग रहा है कि सब सही है, तो दैट इज नोन एज रीजनेबल अश्योरेंस। दैट इज नोन एज रीजनेबल अश्योरेंस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो लिखा है ये 100% ठीक है, मैंने जो जो वेरीफाई किया, जरा गौर कीजिएगा, मैंने जो जो देखा वो सब ठीक है, मैंने जो जो देखा वो सब ठीक है। अगर मेरी नज़रों से कुछ चूक हो गई हो तो यार मुझे बराए मेहरबानी माफ़ कर देना। तो इसको हम लोग कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। फिर आपके पास एक चीज़ आती है लिमिटेड अश्योरेंस। इसमें क्या बोलते हैं हम, सुनिएगा ज़रा। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो जो देखा, मैंने मैंने 100 रुपए में से लेट से 20 रुपए देखे, मैंने 70 रुपए में से 10 रुपए देखे, मैंने 5 रुपए में से 1 रुपए देखा, तो मैं कहूंगा मैंने जो जो देखा उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं कहूं ये गलत है। फर्क समझ रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूं ये गलत है। दैट इज नोन एज लिमिटेड अश्योरेंस। मतलब आप एफएस के बारे में श्योर ही नहीं है, 100% तो छोड़ दें, आप रीजनेबल भी नहीं है कि यार ये एफएस सही ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो दिख रहा है वो सही है। 100% नहीं बोल रहा, लेकिन जो दिख रहा है, जो मैंने देखा है वो सब सही है। लिमिटेड में तो आप कहते हैं, हाथ ही उठा लेते हैं एक तरह से कि यार देखो मैंने देखी चीजें, लेकिन मुझे इन 20 रुपए में, इन 10 रुपए में, इन 1 रुपए में कुछ ऐसा नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूं ये गलत है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन टाइप्स की आपके पास अश्योरेंसेस होती हैं। एब्सोल्यूट मतलब 100%, रीजनेबल मतलब 50-50, और लिमिटेड में तो आप 10%। ये मैं समझाने के लिए परसेंटेजेस बता रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं भाई बस मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूँ ये गलत है। ठीक है। अब सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं आप ऑडिट में? जवाब दें। एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं?
नहीं। क्यों नहीं? आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, फिर लिमिटेड दे देते हैं। सर लिमिटेड देंगे तो फिर हमारे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे कि तुम्हें हमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए दिए और तुम क्या करने आए हो। तो हमने कहा हम क्या करेंगे, हम देंगे रीजनेबल एश्योरेंस विच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, विच इज द हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये बात याद आ रही है? अभी पढ़िए पीछे। क्यों? हमने ये नहीं, हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है? रीजनेबल। हमारे लिए लिमिटेड अश्योरेंस नहीं है। हमने कहा हम देंगे रीजनेबल अश्योरेंस विच इज दी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। हमारे हिसाब से ये बहुत है, बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हम एब्सोल्यूट की तरफ नहीं जाएंगे। सर अच्छा नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, क्यों नहीं जाएंगे ये भी तो बताएं। बस ये वजह है, ये वजह है, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। सर कुछ रुकावटें हैं हमारी जिंदगी में जो मुझे उस तरफ जाने से रोक रही हैं। सर कोई रुकावट है मेरी जिंदगी में जो मुझे उस तरफ जाने से रोक रही है। उस रुकावट का नाम है इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं दूंगा सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। बात समझ आई यहां तक? जवाब दें सब लोग। ऑलराइट, अगली चीज, अगला जो मसला आएगा, अगला मसला है आपके पास इनहेरेंट लिमिटेशन। सर ऐसी क्या रुकावटें हैं जो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते? इसमें सबसे पहली रुकावट है आपके पास एस्टिमेट्स। सबसे पहली रुकावट है एस्टिमेट्स। सर ये कौन सी बला है एस्टिमेट्स? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, ठीक है, आपने देखा कि सर एक होता है एलिमेंट एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस में एक चीज आती है डेप्रिसिएशन। सही है, आप ऑडिट करने गए, आपने देखा डेप्रिसिएशन। सर आपने देखा कि कंपनी के पास है सोलर प्लांट, सोलर सोलर प्लेट्स हैं सिंपली। सही है, और वो सोलर प्लेट्स उनके पास आ रही हैं 100 रुपए की, ठीक है, उनकी चार्ज हुई भी है लेस, डेप्रिसिएशन हुई भी है लेट से। इन्होंने किया 100 को डिवाइड 10 सालों पे। सही है, 100 को डिवाइड बल्कि 100 सालों पे, और डेप्रिसिएशन निकाल दी 1 रुपए की, और आंसर आ गया 99। बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन इज एन एस्टीमेट। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है। मुझे एक बात बताएं, मैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करूं, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं, मैं कौन सा मेथड यूज करूं, ये सब डिटरमाइन करना क्या है, पहले हमें ये समझना है कि ये एस्टीमेट है या पॉलिसी है। एस्टीमेट है या पॉलिसी है? डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये क्या है? एस्टीमेट या पॉलिसी? एस्टीमेट। क्यों? क्योंकि एस्टीमेट में चॉइस नहीं होती, एस्टीमेट में चॉइस नहीं होती। मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाना है, मैंने स्ट्रेट लाइन पे जाना है, ये मेरी अपनी मर्जी नहीं है, ये मुझे चीज देखकर अंदाजा होगा। अगर सोलर प्लेट का इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे हर साल इक्वल मिल रहा है, तो सर मैं कौन सी पॉलिसी यूज, मैं कौन सा एस्टिमेट यूज करूंगा? स्ट्रेट लाइन। सर अगर अगर सोलर प्लेट का बेनिफिट डिक्लाइन होता जा रहा है तो मैं यूज करूंगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्या मतलब, कोई एक चीज डिफाइंड नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही यूज करना है?
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही यूज करना है? नहीं सर, डिफाइंड नहीं। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ मैं सोलर प्लेट को इस तरीके से यूज कर रहा हूँ कि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चल रहा है। पहले साल मुझे 100 रुपए का फायदा होगा, अगले साल मुझे 90 रुपए का होगा, उसके अगले साल 80 रुपए का होगा। तो सर मुझे जब इस तरीके से फायदा हो रहा है तो मैं कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज करूंगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फिर आपने बोला नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो तुम्हें हर साल 100 रुपए का फायदा होना चाहिए, तो तुम यूज करो स्ट्रेट लाइन। ना वो गलत है ना आप गलत है, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो डेप्रिसिएशन है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एस्टिमेट्स की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, आगे जाकर मजीद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये वाली बात समझ में आई कि एस्टिमेट्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल 1 रुपए बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मैंने सोलर प्लेट्स खरीदी 100 रुपए की, क्या आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपए ठीक है फिलहाल? हाँ सर, कह सकते हैं। क्यों? सर आपने 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए पे किए होंगे। सर आपने 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की सेल्स इनवॉइस होगी, वो देख लेंगे हम। तो सर ये जो 100 रुपए हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता ये 90 हो जाए या 110 हो जाए। ऐसा हो सकता है? या ये 100 का मतलब 100 ही है? 100 का मतलब है 100। लेकिन डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन मेथड शायद एक कंपनी के लिए कुछ और हो, दूसरी कंपनी के लिए कुछ और हो, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक बेनिफिट आप उस एसेट का कैसे ले रहे हैं। क्लियर है यहां तक? एस्टिमेट्स की वजह हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये वाली बात समझ में आई? जवाब दें। ओके, नेक्स्ट, अगली हमारी वजह कौन सी है? लाइव आपको क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ सकती हैं। ओके, फ्रॉड। सर अगली इनहेरेंट लिमिटेशन है फ्रॉड। सर आपने तो कहा कि ये सोलर प्लेट 100 रुपए लिखा है तो 100 रुपए सही होंगे, सही हो सकते हैं। लेकिन सर एस्टिमेट का चक्कर तो नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक मसला आ सकता है फ्रॉड का। क्या मतलब? सर शायद शायद ये 100 रुपए किसी मैनेजमेंट वाले बंदे ने सेटिंग के थ्रू इनको 100 रुपए कर लिया हो। हकीकत में उसने परचेजिंग की है 90 रुपए की। हकीकत में उसने परचेजिंग की है 90 रुपए की। और उसने सप्लायर के साथ बैठा और बोला यार एक काम करो, तुम 100 रुपए की इनवॉइस भेजना, मैं कंपनी से 100 रुपए पे करवाऊंगा, और 10 रुपए में से 1 रुपए तुम रख लेना, 9 रुपए मुझे दे देना, तुम्हें भी फायदा मुझे भी फायदा। समझ में आया फ्रॉड किस तरह हुआ? आप की मैनेजमेंट का बंदा, अब जाहिर है बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, तो सारे काम डायरेक्टर्स नहीं कर रहे होते, वो किसी को भेजते हैं कि यार जाकर सोलर पैनल लगवा लो। वो गया सोलर पैनल वाले के पास, सप्लायर के पास, और उसने जाकर सप्लायर से बोला कि यार बात सुनो, मुझे सोलर पैनल्स चाहिए। उसने कहा ठीक है, जितने आपको चाहिए वो पैसे बनेंगे उनके 90 रुपए। मैनेजमेंट ने कहा डन। उस बंदे ने कहा डन, 90 रुपए। उसने कहा तुम्हें तुम्हारी मर्जी के पैसे दे रहा हूँ मैं, बस एक छोटा सा काम करना, जब तुम सोलर पैनल्स भिजवाओ तो बिल में लिखना कितने, 100 रुपए। कंपनी तुम्हें कितने पैसे पे करेगी, 100 रुपए। 90 रुपए तुम अपने रखना, 10 रुपए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा होंगे। क्या याद करोगे, इस 10 रुपए में से भी 1 रुपए तुम्हारा कमीशन, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया, बाकी के 9 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये क्या है, मुझे बता सकता है कोई? फ्रॉड है या नहीं है? तो मैनेजमेंट के बंदे ने मिलकर क्या करा, फ्रॉड कर लिया। ये बात समझ में आई? सर ये वजह है
ये भी एक वजह है जो मैं नहीं कह सकता कि सोलर के जो 100 रुपए आ रहे हैं ये 100% एब्सोल्यूट है। अभी मैं क्या वजह दे रहा हूँ, जरा कहानी समझें। कहानी ये चल रही है कि ऑडिटर से सवाल हुआ, यार आप क्यों नहीं कह सकते, आप क्यों नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक है। तो ऑडिटर बैठकर अपनी सफाई दे रहा है कि देखो एक वजह है एस्टिमेट। आसान हो रही है तो ओके। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप लोग बैठकर सफाइयाँ दे रहे हैं, एक ऑडिटर सफाई दे रहा है कि यार बात सुनो, मसला ये है, ये वजह है जो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। सबसे पहली वजह आपके पास क्या है? सबसे पहली वजह एस्टिमेट्स है कि यार क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। सर दूसरी वजह है कि क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद फ्रॉड करा हो मैनेजमेंट ने, इस वजह से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। इस वजह से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। यहाँ तक समझ में आया? कोई सवाल, कोई बात जो ना समझ आई हो? क्लियर है? ओके सर, तीसरी वजह जो मैं इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं दे सकता, सॉरी, तीसरी वजह जो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता वो ये है कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। देखें, ऊपर आपने मैनेजमेंट के ऊपर जिम्मेदारी लगाई है कि आप क्या करेंगे, आप ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। आपने मैनेजमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन सर एक ये भी तो मसला है कि शायद शायद हमें मैनेजमेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना दे। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कंपनी ने रेवेन्यू किया है लेट से 100 रुपए का। इस 100 रुपए को जरा ब्रेक करते हैं। 100 रुपए का रेवेन्यू है, 1 रुपए की एक इनवॉइस है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितनी होंगी बताएं? नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितनी होंगी? 100 नंबर ऑफ इनवॉइसेस है मेरे पास। 100 नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं। इन 100 नंबर ऑफ इनवॉइसेस में अगर मैनेजमेंट ऐसा करे कि मैनेजमेंट मुझे बोले कि ये लो 90 इनवॉइसेस, बस यही है, 90 इनवॉइसेस हैं और 1 रुपए की एक है, तो टोटल सेल हुई है 90 रुपए की। अब मुझे बताएं पीछे अगर मैनेजमेंट 10 रुपए का रेवेन्यू छुपा ले तो क्या मैं पकड़ सकता हूँ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर रेवेन्यू छुपाकर मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा होगा? एक और काम कर लेते हैं। सर एडमिन एक्सपेंसेस, हमने 100 लोगों को सैलरीज दी 1 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए। और मैनेजमेंट से जब आपने डेटा मांगा तो मैनेजमेंट ने कहा भाई हमने तो सिर्फ 90 को सैलरीज दी है 1 रुपए के हिसाब से, 90 रुपए हमारा एडमिन एक्सपेंस आ रहा है। 10 रुपए का एक्सपेंस छुपा लिया। मुझे बताएं, अगर एक्सपेंस छुपा लिया तो वही पहली क्लास वाली एग्जाम्पल, अगर एक्सपेंस छुपा लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ गया तो मकसद पूरा हो गया, हमें यही तो शो कराना था, हमें यही तो धोखा देना था। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। बात समझ आ रही है? तो ये तीसरी वजह है, तीसरी सफाई दे रहे हैं आप लोग, यार ये वजह है मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। अच्छा सर, चौथी चौथी वजह है सैम्पलिंग।
चौथी वजह है सैम्पलिंग। सर देखें, आपने बोला रेवेन्यू कि 100 इनवॉइसेज हैं, पर्चे चेक करें सिर्फ कितने हो जाएंगे, 100 इनवॉइसेस। सर आपने कहा 90 लोगों को पेमेंट्स हुई हैं, तो 90 लेबर का डेटा, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स का इतनी बड़ी फाइल, फिर उसके बाद आपने बोला कॉस्ट ऑफ सेल परचेजिंग की है, तो 100 200 उसके पे पर्चे होंगे। ये तो कोई 500 1000 के करीब पता नहीं कितना डेटा बन रहा है, तो बहुत सारा डेटा बन रहा है। तो सर जब ऐसी चीज़ आ जाएगी तो फिर आप कहेंगे देखो मैं पूरी चीज़ को वेरीफाई नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा इस 100 में से 10 दिखा दो, 90 में से 9 दिखा दो। तो मुझे एक बात बताएं, जब आपने 100 में से 10 देखे, पीछे कितने रह गए, पीछे कितने नहीं देखे आपने? 90। 90 में से 9 आपने देख लिए, तो कितने बचे पीछे? 81। ये तो आपने देखे ही नहीं। जब आपने 81 नहीं देखे, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 81 भी सही है? आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, बात समझिएगा। आप ये कह रहे होंगे कि सर मेरे हिसाब से 10 ठीक हैं, तो मैं ये समझूंगा बाकी 90 भी ठीक हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता इन 90 में से कुछ गलत हो? शायद कोई इनवॉइसेस ही गलत बनी हुई हो, शायद ये इनवॉइसेस फेक बनाई हुई हो रेवेन्यू ज्यादा दिखाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो सैंपल, इसे कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। इस लफ्ज को कहीं नोट कर लें, आगे काम आएगा। इसे कहते हैं सैंपलिंग रिस्क। सर सैंपल लेने की वजह से हमें, हमारे दिल में एक डर है, क्या मैं सुकून से सो पाऊंगा ऑडिट करने के बाद? नहीं सर। क्यों नहीं सो पाऊंगा? क्योंकि आपने तो सिर्फ 10 इनवॉइसेस देखी और ये कह दिया कि 100 की 100 सही हैं। सर मेरे दिल में एक बेचैनी, एक डर रहेगा पूरी जिंदगी कि कहीं ये 90 में कोई मसला निकल आया तो शेयर होल्डर्स मेरे ऊपर मेरे गिरबान न पकड़ लें। आप जरा गौर कीजिएगा, 100 देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, 100 देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप 10 देख रहे हैं। अब सर 10 देखा और बोल दिया सब वेरीफाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो शेयर होल्डर मेरा गिरेबान पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा देखो बात सुनो, मैं देखूंगा 10, और पहले ही बता रहा हूं कि ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है मेरे लिए, क्योंकि सैंपलिंग पे देखूंगा मैं, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं देखा 90 रुपए, वो वो गलत हुआ तो मेरा गिरबान नहीं पकड़ना, उसे मेरी भूल चूक नहीं, सैम्पलिंग सैम्पलिंग रिस्क समझ के उसे दरगुजर कर देना। बात समझ आई? तो ये होता है बेसिकली सैम्पलिंग रिस्क, और ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है मेरे पास कि यार क्योंकि सैम्पलिंग पे ऑडिट होता है, और ऑडिट सैम्पलिंग पे ही होगा। 100% वेरीफाई करने का ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। ये 100 मैंने एक बहुत छोटी सी मिसाल ली है, बहुत छोटी सी। मुझे एक बात बताएं सिर्फ, हमने क्लास में एग्जाम्पल ली थी कि आपके पास घर में रोजाना, हर महीने सॉरी, एक घर में बिजली का बिल आता है, पूरे साल में 12 बिल। और ऐसे कितने घर हैं हैदराबाद में? सर मेरे हिसाब से तो करोड़ों घर कहीं नहीं गए, तो सिर्फ 1 करोड़ भी लगाऊं ना अगर मैं, तो 10 मिलियन। कितने बनते हैं ये? 1 × 12 × 10 मिलियन कितना बनता है अमाउंट? 120 मिलियन। 120 मिलियन बिल है मेरे पास, हेस्को के पास, एसएसजीसी के पास, पूरे हैदराबाद की बात कर रहा हूं मैं। और जब ऑडिट होगा तो क्या सिर्फ हैदराबाद का होगा? नहीं सर, अगर के इलेक्ट्रिक का ऑडिट होगा तो कराची का होगा, वहां तो 120 तो कुछ भी नहीं है, फिर पता नहीं कितने बिल होंगे। सर ये वजह है कि आप 120 मिलियन तो दूर की बात, आप 120 बिल भी देखना आपके लिए मुश्किल है। फिर भी आप कहीं देख देख के 70 80 देख लेंगे, तो फिर सैम्पलिंग रिस्क रहेगा कि आपने जो देखा वो तो सही है, लेकिन जो नहीं देखा वो गलत हो सकता है। तो इस 120 में से आपने 70 देखे, ये तो ठीक है, लेकिन सर मसला पता है कहाँ है? कि जो आपने नहीं देखा, इसके गलत होने का डर है, और इसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो आपने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं पहले ही अपने आप को सेव कर लेता हूँ, ऑडिटर होने के नाते मैं अपने आप को सेव करता हूँ। किस तरीके से? मैं बोल देता हूँ यार ये तो मेरे लिए एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, मैं इसीलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूँ, क्योंकि मैं ऑडिट सैंपलिंग की बेसिस पे कर रहा हूँ। ये वाली बात समझ में आई सबको? कोई ऐसी बात इसमें जो ना समझ आई हो?
सब लोग क्लियर करें। किसी का कोई सवाल? एक और स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल ही खामोश बैठी हुई है सिर्फ, और वो मूवी देख रही है। लेकिन जवाब पता चलना चाहिए कि आप क्लास एक्टिवली ले रही हैं, ऐसा नहीं हो कि लेक्चर लगा के हम सो गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये लेक्चर कहीं चल रहा है शायद कोने में, और स्टूडेंट सुन नहीं रहा है इसको। चलें जी, नेक्स्ट। चलें, जाग रहे हैं हम लोग, सो नहीं रहे। ठीक है, अगली चीज़। सर, ये वाली बात समझ में आ गई कि क्यों, क्या वजह है जो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, अब आगे बात चलेगी। आपने क्या करना है, हमारी बात कहाँ से कंटिन्यू हुई थी? टू ऑब्टेन, इस जुमले को समझा रहा था मैं आपको, ये एक जुमले के पीछे सारी वजह है। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस which is the high level of assurance but not the absolute assurance, because there are some inherent limitations. वो inherent limitations क्या है? कोई भी आपसे पूछे सर 4 inherent limitations हैं। नंबर 1 estimates, नंबर 2 fraud, नंबर 3 management may not provide all information, and नंबर 4 sampling। ये 4 आपके पास वजूहात हैं, रुकावटें हैं, जिनकी वजह से आप ये कहते हैं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। अब आपने कहा चलो यार एब्सोल्यूट नहीं दे रहे, रीजनेबल तो दोगे ना? हाँ, रीजनेबल दे दूंगा। तो अब रीजनेबल अश्योरेंस, अगर कोई स्टूडेंट साथ में नोट कर रहा है तो ना करे, ग्रुप पर बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड ही शेयर कर दूंगा पूरी की पूरी, तो आपको नोटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग ध्यान से सिर्फ लेक्चर सुने। जब रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने की बात आई, जब रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने की बात आई, तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो सफर में पहली चीज थी ऑडिटर के लिए कि आपने अश्योरेंस देनी है। कौन सा दे रहे हो अश्योरेंस? हमने कहा हम रीजनेबल देंगे। तो सवाल हुआ सामने से शेयर होल्डर का, यार एब्सोल्यूट क्यों नहीं? तो हमने कहा एब्सोल्यूट इस वजह से नहीं, बिकॉज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस व्हिच इज एस्टिमेट, फ्रॉड, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन एंड सैम्पलिंग। वो शेयर होल्डर तब सुकून से बैठ गया, खैर चलो ठीक है, जायज वजह है। अच्छा चलो, रीजनेबल अश्योरेंस बताओ कैसे लोगे तुम? अब बात आएगी, हाँ मैं रीजनेबल अश्योरेंस एज एन ऑडिटर मैं रीजनेबल अश्योरेंस कैसे लूंगा? सबसे पहले तो मैं अपने आप को देखूंगा, अपने गिरेबान में झांकूंगा कि क्या मैं इस काबिल हूं एथिकल रिक्वायरमेंट्स के, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकूं। तो सबसे पहले आपने कुछ चीजें देखनी है अपने गिरेबान में झांकते हुए कि क्या आप एथिकली इस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। इसके ऊपर हम बाकायदा पढ़ेंगे, अभी नहीं आखिर में पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या 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 एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एक ऑडिटर के लिए ऑडिट करने के लिए, क्योंकि हर बंदा, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अच्छा अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स में वही बेसिक चीज़ें आएंगी जब हम पढ़ेंगे कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंटेग्रिटी में होना चाहिए, सच बोले, झूठ ना बोले, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो अपने मकसद से ना हटे। उसका मकसद है वेरीफाई करना कि क्या एफएसआईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं, वो इस मकसद से कहीं भटक ना जाए। सर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। मैं कंपनी का ऑडिट करने गया, उस वो एक लिस्टेड कंपनी है, उस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। सोचें उसका ईपीएस अभी तो खैर आ गया बाहर, लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही थी तो उसका ईपीएस पिछले साल का था 16 रुपए, इस साल का था 30 रुपए। सोचें जरा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास कोई एक हफ्ता पहले थी,
तो मुझे बताया, अगर मैं फ़ोन करूं दोस्तों को कि यार एक काम करो, तुम ये शेयर्स खरीद लो, सर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दिया आपने। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या उस वक्त तक पब्लिक थी? नहीं सर, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, और आपने बाहर लीक आउट कर दिया और उससे किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है आपने। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर। आपने बराए मेहरबानी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि आपके माँ बाप, दैट इज चार्टर आई कैप आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप का सर झुके। ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा कि कोई जाते हुए बोले अरे ये आई कैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देखो क्या गंदी हरकत कर रहा है। ऐसी कोई हरकतें मत कीजिएगा, ठीक है? पता चला मोबाइल छीनना शुरू कर दें, कोई ऐसी हरकतें शुरू कर दें कि बाद में आई कैप का नाम खराब। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आप ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात वहीं से शुरू होगी। आप क्या ऑब्टेन करने लगे थे? रीजनेबल अश्योरेंस, यानी कि आप ऑडिट करने लगे थे। तो ऑडिट करते हुए आपने सबसे पहले क्या देखना है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अपने गिरेबान में झांकना है कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। दूसरी चीज आपने क्या करनी है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या मतलब? इसको मैं पता है क्या कहता हूँ बच्चों को समझाने के लिए हमेशा। आप लोगों ने सीआईडी देखा है? बताएं। सब बताएं, ऑनलाइन वाले भी। सीआईडी देखा है आप लोगों ने? किस किस ने सीआईडी देखा है? सीआईडी में सीआईडी में आपने एक चीज गौर की हो, वो जो उसमें उनका चीफ था एसीपी प्रद्युमन, वो क्या कहता था? वो कहता था कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया। वो बात याद है किसी को? सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एप्लीकेशन है वो। सबसे आसान एग्जाम्पल। जब भी आपके जहन में बात आए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आप वो वाली सोच नहीं आए कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपने ये नहीं कहना कि मैनेजमेंट सही है, आपने तो कहना है मैनेजमेंट चोर है। वो कभी ये नहीं कहता था सीआईडी के अंदर अरे ये तो कत्ल कर ही नहीं सकता, इसका कितना अच्छा दोस्त है। वो कहता था अरे भाई है, यही सबसे बड़ा कातिल होगा। क्यों? तो आपने ये नहीं कहना कि सही है तो अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। आपने कहा कि यार गलत होगा। गलत है, क्यों है? आपने गलत चीज पे ध्यान देना है। आपने अच्छी बातों को, वो कहते हैं ना कि आप जिंदगी में 100 अच्छे काम करें, लोग नहीं याद रखेंगे। आप 2 गलत काम करें, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। तो आपने भी ऑडिटर बन के यही करना है। आपने ये नहीं, मैनेजमेंट आपके सामने आएगी बोलेगी ये देखो यार रेवेन्यू तो सही है, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल सही है, ये देखो एडमिन सही है, बस फाइनेंस कॉस्ट में 200 400 रुपए का मसला है। आप कहोगे मुझे बताओ ये क्यों है? तो आपने सारी अच्छी बातें भूल जानी है और गलत बातों की तरफ ध्यान देना है। दैट इज नोन एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये थी इसकी देसी इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं किताबी। सर एक ऐसा एटीट्यूड, कुछ अल्फाज दे रहा हूं आपको। ये एक एटीट्यूड का नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एक ऐसा एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। सर आपने जाना है और आपने देखा फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है 200 रुपए का। आपने कहा ये कैसे आया? उसने कहा सर कैलकुलेट किया है, इतना लोन था, इतना इंटरेस्ट बना, इतना पे किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसे निकला। अच्छा लोन कहाँ कहाँ से लिया दिखाओ। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर जो लिया दिखाओ, कब आया, वेरीफाई कराओ, आया नहीं आया, क्या तुमने इंटरेस्ट पे किया नहीं किया, रेट कितना है, एग्रीमेंट दिखाओ। हर उसके जवाब से सवाल निकालना, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। सीआईडी याद है वो क्या करता था? वो यही करता था। अच्छा तुम उस रात कहाँ थे? अच्छा फोन कहाँ था तुम्हारा? तुम्हें आखिरी कॉल कब की थी उसने, उसको तुमने कब की थी? ये सारी क्या है? ये एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड है। दूसरी चीज, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस ऑफ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट वाली बात याद है किसी को? डिस्कशन हुई थी। गलती एफएस आईएफआरएस के बराबर नहीं है, कितना नहीं है वो मिस स्टेटमेंट कहलाती है। ये वाली बात याद है हमें?
या नहीं? हमने पढ़ा था कि एफएस के हिसाब से लेट से रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए का, आईएफआरएस के हिसाब से रेवेन्यू आ रहा है 90 रुपए का। तो ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट। तो आईएफआरएस के हिसाब से जो रेवेन्यू होना चाहिए और एफएस के हिसाब से जो रेवेन्यू है, इन दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट, आसान लफ्जों में। तो ऐसा अमाउंट जो कि गलत है एफएस के अंदर, जो नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज मिस स्टेटमेंट। तो अब मुझे बताएं, वापस से वो वाली एग्जांपल सीआईडी वाली, कि जहां उसके दोस्त ने बोल दिया हाँ हाँ मैंने ही बात की थी आखिरी बार उससे, वहां तो उसकी आंखें और चढ़ जाती हैं, बोलता है अच्छा तुम्हारे मतलब तुम ही खूनी हो। तो और उससे सवाल करता है। तो बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस, जहां लग रहा है कि यार यही कातिल है, जहां लग रहा है कि यार फाइनेंस कॉस्ट जाली है, जहां लग रहा है कि रेवेन्यू झूठा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसमें और ज्यादा अंदर टिक डाउन करो। दैट इज नोन एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और जब ये सब कर लोगे तो फिर जाहिर है ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। तो क्रिटिकल क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। समझ में आई वाली बात? क्लियर है? ये तीन चीजें आपके पास किस चीज में फॉलो करती हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर। इसमें कोई सवाल? ऑल राइट, नेक्स्ट। अगली चीज उसने पूछा, अच्छा चलो सही है, तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करोगे, तुमने कहा तुम एथिकल रिक्वायरमेंट से फुलफिल करोगे। अब मुझे बताओ इसके बाद तुम अगला काम, सर अगला काम मैं करूंगा रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करते वक्त प्रोफेशनल जजमेंट। सर ये लॉ नहीं है ऑडिट, समझें। ऑडिट में और लॉ में जमीन आसमान का फर्क है। लॉ में लिखा है कि 10% शेयर होल्डर चाहें तो ये काम करेंगे और वरना नहीं करेंगे, मतलब 9.95% वाला नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ऑडिट में ऐसा नहीं। ऑडिटर में आपने अपनी रेलेवेंट नॉलेज, जो इस ऑडिट में आप लोग अभी सीखेंगे, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज है, आप इन सबको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। प्रोफेशनल जजमेंट इज द थिंग। तो प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? कि आपने पूरी जिंदगी लगाकर जो ये अकाउंटिंग के, ये जो ऑडिटिंग की चीजें पढ़ी हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। याद है मटीरियलिटी के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी थोड़ी सी? मैंने क्या कहा था मटीरियलिटी में? क्या ये कोई फिक्स अमाउंट है? क्या ये कोई फिक्स परसेंटेज है? मैंने ऐसा कुछ कहा? मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि ये अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? शेयर होल्डर के ऊपर। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखने वाला कौन है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। जितनी उसकी कुव्वत बर्दाश्त है, मैं उस हिसाब से मटीरियलिटी को डिटरमाइन करूंगा। ये वाली बात रिकॉल हो रही है? तो ये क्या है मटीरियलिटी की डिटर्मिनेशन? दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट। दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट। तो आप अपनी पूरी जिंदगी की अकाउंटिंग नॉलेज को इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, गालिबन ये क्लास एंड होने वाली है, जो लाइव सेशन चल रहा है। तो इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, इसको दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है? इसी लिंक के थ्रू। चलें, कंटिन्यू करते हैं। तो सर, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? कि आपने जो पूरी ज़िंदगी लगाकर, ये मटीरियलिटी एज एन एग्जांपल यूज़ किया मैंने। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? कि आपने पूरी ज़िंदगी लगाकर जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स अभी आप लोग पढ़ेंगे, इन सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये क्या कहलाती है? प्रोफेशनल जजमेंट। इसके आगे बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी जगह होगा कि आप बोलेंगे सर ये ऐसे नहीं है तो वैसे होना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। क्यों?
आप कहेंगे सर आपकी बात मुख्तलिफ है, मेरी बात मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों ठीक हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज़ द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। किसी के लिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन होगा, किसी के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, एस्टिमेट चेंज हो सकता है। बात समझ आ रही है? फिर आप अगला काम क्या करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस के लिए? आप अगला काम करेंगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके लिए एक पूरा स्टैंडर्ड है, आयजा 500। अब आज में हमने जितनी चीजें पढ़ी इसको एक बार कंक्लूड करते हैं। हमने पढ़ा कि सर आपने कहा आप ऑडिटर बन के आए शेयर होल्डर के सामने, अच्छा आप हमारी कंपनी का ऑडिट करेंगे, मुझे कुछ सवाल करने हैं आपसे, आप अश्योरेंस देंगे? आपने कहा बिल्कुल दे देंगे सर, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है सर? सर मसला ये है कि आप जो अश्योरेंस देंगे, आप जो अश्योरेंस देंगे कौन सी होगी? वो एब्सोल्यूट होगी ना? आपने कहा नहीं, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती एब्सोल्यूट? सर एब्सोल्यूट इस वजह से नहीं हो सकती बिकॉज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। इसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं कहूंगा कि मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। अच्छा सर ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप रीजनेबल अश्योरेंस देंगे? हाँ मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे दूंगा। ठीक है सर, आप एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे रहे ये बताना पसंद करेंगे? मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको एब्सोल्यूट इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। वो क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस? सबसे पहले तो सर क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स इन्वॉल्वड हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद मैं मैनेजमेंट से डेटा मांगने जाऊं तो वो मुझे मना कर दे, यार मैं तो आपको डेटा नहीं दे रहा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सैम्पलिंग की बेसिस पे बनी हुई है, सैम्पलिंग की बेसिस पे बनी हुई है, तो शायद शायद ऐसा हो कि उसके अंदर मैं 10 चीज़ देख के आऊँ, पीछे 90 चीज़ें ना देख सकूँ, मैं नहीं देख पाऊँगा। तो ये जो पीछे 90 मैंने नहीं देखी, मैं कैसे कह दूँ कि ये बिल्कुल ठीक है? मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये 10 ठीक है तो 90 भी ठीक होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 90 बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस आपने पढ़ी। अच्छा सर आपने अपनी मसले गिनवा दिए, अब मुझे बताएं आप रीजनेबल अश्योरेंस देंगे कैसे देंगे? सर मैं सबसे पहला काम करूंगा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। मैं अपनी गिरबान में झांकूंगा कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिट कर सकूं। तो आपने इंटेग्रिटी देखनी है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये सारे काम देखने के बाद अगला मैं देखूंगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैं क्या करूंगा रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए, मतलब ऑडिट करने के लिए, मैं अपना सीआईडी वाला दिमाग एक जगा के रखूंगा। पूरे ऑडिट के अंदर आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब आपका सीआईडी वाला दिमाग हमेशा ओपन रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सीआईडी वाला दिमाग ना चल रहा हो। जब आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको अपने ये वाला दिमाग हमेशा ओपन रखना है कि सर शायद शायद इस चीज़ में ये मसला हो, शायद यहाँ पर ये मसला हो। मैनेजमेंट तो चोर ही है हमेशा, मुझे इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या पढ़ा हमने? क्वेश्चनिंग माइंड है हमारा, अलर्ट कंडीशंस टू पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, और ऑडिट एविडेंस जो हमें मिले इसकी क्रिटिकल असेसमेंट। अच्छा सर तीसरा काम आप क्या करेंगे? मैंने जो पूरी जिंदगी लगाकर ऑडिट अकाउंटिंग पढ़ी है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूंगा। क्या मतलब कोई कानून लिखा हुआ है कि बस 10% का मतलब 10% मटीरियलिटी? नहीं नहीं सर, मटीरियलिटी तो डिपेंड करेगी। सर कैसे बताएंगे आप हमारे लिए कौन सा अमाउंट मटीरियल है? सर ये हम सीखेंगे आयदा 320 के अंदर कि आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। अच्छा सर फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा और आपकी खिदमत में रिपोर्ट पेश कर दूंगा। तो इस तरीके से आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। अब ये हमने क्या पढ़ा है आज, मैं आपको ये बताऊं। ये है ऑडिट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव।
और इस स्टैंडर्ड का नाम है आयजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। किसी को कोई भी बात समझ ना आई हो पूछ सकता है। जी, कोई सवाल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? ये बुक है सरासिफ की। वैसे अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं ड्राइव का लिंक लगा दूंगा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। तो गालिबन ग्रुप आप सबने ज्वाइन कर लिया हो, आई होप। ये काइंडली मुझे कंफर्म करें कि आप सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जो जिसका लिंक मैंने शेयर किया था। उस ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया किसी ने तो बराए मेहरबानी ज्वाइन कर लें। उसकी वजह यह है कि बार बार, एक तो ये कि क्लास का लिंक जो है वो बार बार शेयर नहीं होगा। क्लास का लिंक उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, एक ही लिंक है। उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा की क्लास, जो भी क्लास टाइमिंग होगी आप उसमें उस लिंक पे आएँ और ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, उस ग्रुप में अंदर डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स लगे हुए हैं। और कौन सा लिंक है? एक तो पोर्टल का लिंक है, दूसरी चीज़ एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा आपको इंशाल्लाह आज शाम तक या कल तक। उस गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये वाली बुक ओपन करनी है। सरासिफ स्प्रिंग 2022 के नाम से होगी है। अच्छा, ये बुक पुरानी है लेकिन डेटा चेंज नहीं हुआ। सिर्फ दो जो नए टॉपिक्स, तीन नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो इस बुक में मौजूद नहीं है। वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा जब पढ़ा रहे होंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने इस बुक का आपने आना है सबसे पहले चैप्टर 1 पे। अगर ये बुक मैं अभी क्लास में रीड करवाऊंगा तो सब सो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका चैप्टर 1 रीड करके आना है। इसमें कुछ खास बात नहीं है, जो बातें हमने पढ़ी अश्योरेंस, ये थ्री पार्टी, ये सब क्या है इनके बारे में। ये जो 5 एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उनके नाम यहाँ पर कुछ और लिखे हुए हैं, इसको देखकर घबराइएगा नहीं। सही वक्त आने पर मैं ये वाले नाम भी आपके सामने डिस्क्लोज कर दूंगा। फिर लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इन सब के बारे में यहाँ डिस्कशन हुई है। वही सारी बात जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिया आपने। फिर आप आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग पे। इसमें भी ये बुनियादी बातें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत बातें पढ़ लीजिएगा। फिर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेंगी, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है आपको वो पढ़ने को मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको रीड करके आइएगा, चैप्टर 1 को खासतौर पे, चैप्टर 2 को शुरू में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये सारे एसेंशियल्स जो हमने रीड किए वो यहाँ पे लिखे हुए होंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल। अच्छा, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू आईफैक एंड आईएएसबी, ये इदारे हैं जो कि कानून बनाते हैं। यहाँ पर थ्योरेटिकल नोयत की डिस्कशन है, कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं है, बस ये लिखा है कौन सा इदारा क्या काम करता है। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रीड करके आइएगा, और कोई बात समझ ना आए पूछिएगा। क्लास में रीडिंग करवा सकता हूँ इसकी, अगर करवाऊँगा इफेक्टिव नहीं है। अब आप लोग कोई पीआरसी के बच्चे नहीं हैं तो क्लास में रीडिंग करवानी पड़ेगी आपको।
आप लोग अब कैफ के एंड पे पहुंचे हुए स्टूडेंट्स हैं, तो इतने मेच्योर हो जाएं कि आप लोग इसको रीड करें, कोई बात समझ ना आए हाईलाइट करें, पूछें। सही है। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल? क्लास सवाल नहीं है तो बताएं, मैं देन क्लास ऑफ करूँ। ऑल राइट, ठीक है, सही है। अच्छा, कल का अगर फिजिकल ना आ रहे हैं हुआ करें आप लोग, तो काइंडली कंफर्म कर दिया करें एक बार फिजिकल क्लास में, अगर सबका ऑनलाइन लेने का इरादा हुआ करे